Okay, so good morning students. Today we are going to start with the fourth chapter, that is photochemistry. तो फोटोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप लोग को तीन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो, हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया है कि सपोज़ कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है। तो सब्सटेंस के ऊपर जब आप कोई भी रेडिएशन फॉल करवाते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी रेडिएशन फॉल करवाते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि इस रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है इसके मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लाइट हो गई एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब नहीं होती वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, ठीक है। और कुछ जो एब्जॉर्ब भी नहीं होती, रिफ्लेक्ट बैक भी नहीं करती, वो ट्रांसमिट कर जाती है, ठीक है। तो इन तीनों टर्म्स को हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। नाउ कम्स टू फोटोकेमिस्ट्री। अब देखो, इस रेडिएशन का, देखो जब ये मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उससे क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि कोई ना कोई केमिकल चेंज आ जाता है उनमें, ठीक है। और केमिकल चेंज की वजह से कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जब रिएक्शन होता है तो बेसिकली उस रिएक्शन का रेट या मैकेनिज़्म किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो ऑब्वियसली इस रेडिएशन के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन है, केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट या मैकेनिज़्म को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं उसको हमने पढ़ना है फोटोकेमिस्ट्री में, ठीक है। ओके, नाउ कम्स की, अब देखो ये रेडिएशन तो कोई भी रेडिएशन हो सकती है ना, ये रेडिएशन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है किसी भी रेंज की, लेकिन फोटोकेमिस्ट्री में हमने सिर्फ उस रेडिएशन को पढ़ना है जो आपकी यूवी या विजिबल में लाई करे, ठीक है। अब आपका विजिबल का रेंज क्या होता है 400 से 800, यूवी का रेंज होता है 200 से 400। तो बेसिकली फोटोकेमिकल रीजन आपका कौन सा होगा, 200 से 800 वाला, ठीक है। तो मतलब ये जो आपकी इनकमिंग रेडिएशन है ऑब्वियसली ये सिर्फ इसी वेवलेंथ के अंडर लाई करनी चाहिए, ठीक है, तभी हम फोटोकेमिकल चेंजेस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से फोटोकेमिकल रिएक्शंस मैंने कौन सी बताई हैं, वो वाली रिएक्शंस जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की वजह से होंगी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स इनको एब्जॉर्ब करके जिसमें केमिकल चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो फोटोकेमिस्ट्री क्या हुई, फोटोकेमिस्ट्री ऑब्वियसली कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके रेट या मैकेनिज्म को इंटरेक्शन जो है वो कैसे डिपेंड कर रही है, कैसे इफेक्ट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। ओके, नाउ कम्स टू इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ठीक है, कि ये जो रेडिएशन है ना आपकी, ये मैटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपने सब्सटेंस को रेडिएशन के अंदर रखा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया उसके फोटॉन्स को, और वो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट कर गए, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक्साइटेड स्टेट में उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड। अब ना ये बात हमेशा याद रखो कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आपके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुई हो, ठीक है। कई बारी केमिकल चेंज आता है जिसके कारण केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कई बारी क्या होता है कि कोई केमिकल चेंज नहीं आता। इनफैक्ट जो मॉलिक्यूल्स ने ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया ना, ये इसको री एमिट कर देते हैं, मतलब कि वो दोबारा से उस रेडिएशन को री एमिट कर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जो आपकी गेंड एनर्जी है उसको लूज़ कर दें, ठीक है, और वो उनको किस किस तरीके से लूज़ कर सकते हैं, उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो प्रोसेसेस, ठीक है। ये फोटो प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं, फोटोफिजिकल एंड फोटोकेमिकल, ठीक है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फोटोफिजिकल। तो फोटोफिजिकल वो वाले प्रोसेसेस होते हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है, लेकिन उनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता, ठीक है। तो मतलब कि इन्होंने एब्जॉर्प्शन तो की है इस रेडिएशन की, लेकिन उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, फोटोफिजिकल, ठीक है। अब फोटोफिजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं ना, अब देखो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आया तो ऑब्वियसली क्या हो गई होगी कि जो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था उसने उसको क्या कर दिया, एमिट कर दिया, ठीक है। तो मतलब अब देखो, अगर तो एमिशन जो है आपकी एब्जॉर्ब्ड, जो आपकी रे है, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन को उसने री एमिट कर दिया फटाफट इंस्टेंटेनियसली कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस, ठीक है। लेकिन अगर उसने एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को एमिट किया स्लोली, ठीक है, तो फिर हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेसेंस। क्लियर है।
अब इसका मतलब क्या है कि फ्लोरेसेंस आपकी जल्दी हो रही है, तो मतलब अगर आपने लाइट सोर्स को कट ऑफ भी कर दिया ना पीछे से, जैसे ही आपने कट ऑफ किया फ्लोरेसेंस उसी टाइम बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरेसेंस क्योंकि स्लोली हो रही है, तो अगर आपने लाइट सोर्स को कट ऑफ कर भी दिया तो फॉस्फोरेसेंस थोड़ा टाइम लेगी उसको बंद करने में, ठीक है। ओके, अगर आपकी जो इनकमिंग रेडिएशन है दैट इज़ ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम से बाहर निकल आए, ठीक है। एटम से बाहर जंप करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप लोगों ने पढ़ाई है पहले, ठीक है। ओके, अब अगर आपके फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, वो अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करके अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर दें इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन लेस डिके या फिर नॉन रेडिएटिव एमिशन, ठीक है। तो फोटो फिजिकल में हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज फ्लोरोसेंस, सेकेंड इज फॉस्फोरेसेंस, थर्ड इज रेडिएशन लेस डिके। फ्लोरोसेंस, अब देखो फोटो फिजिकल जो है आपका, इसमें ये बात तो पक्की है कि जो आपकी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होनी है, री एमिट होनी है, ठीक है। वो री एमिट क्यों होनी है, क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसने री एमिट ही करना है। तो वो री एमिट अगर तो जल्दी हो रही तो उस प्रोसेस को फ्लोरेसेंस बोलते हैं, अगर वो स्लोली हो रही तो उसको फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी किसी सराउंडिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दी है तो उसको क्या बोलेंगे, रेडिएशन लेस डिके। क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ योर फोटोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। फोटोफिजिकल में क्या होता था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, जो रेडिएशन से आई है, मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कोई ना कोई केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज वो नहीं करता, ठीक है। तो केमिकल चेंज अगर नहीं होती तो एनर्जी क्या है, वो क्या कर जाती है, री एमिट कर जाती है, ठीक है। अब फोटोकेमिकल में क्या होगा कि मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और केमिकल चेंज भी होगी, ठीक है, मतलब इसमें री एमिशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर देखो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो किसी अनएक्टिवेटेड के साथ मिलके क्या कर देगा, नया प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अब फोटोकेमिकल की एग्जांपल्स देख लो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड वो देता है, ठीक है। मतलब जब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को लाइट की प्रेजेंस में रखा तो लाइट क्या कर देगी, इन दोनों को एक्टिवेट कर देगी। एक्टिवेट करने के बाद जो है उसने क्लोरीन को एक्टिवेट करा, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से एस्टल्डिहाइड को जब आपने लाइट की प्रेजेंस में रखा तो उसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है। ऑक्सीजन की ओजोनालिसिस हो जाती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ठीक है। मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है, तो जब आप लाइट की प्रेजेंस में इसको करते हो तो क्या बना देता है, ये ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, इवॉल्व आउट हो जाती है, ठीक है, जो हम इनहेल करते हैं। अब इसमें क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल आपका एज अ फोटो इनहिबिटर एक्ट कर रहा है, ठीक है। फोटो इनहिबिटर क्या होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है, फोटो फिजिकल एंड फोटो केमिकल दोनों। ओके, नाउ आगे डिफरेंस दिया हुआ है थर्मल एंड फोटो केमिकल रिएक्शंस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो थर्मल रिएक्शंस जो आपकी यूजुअली होती हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। फोटो केमिकल क्या होती हैं, जिनमें लाइट का सोर्स जो है वो ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन कहाँ से आती है, कोलिजन से, ठीक है। इसमें लाइट से आती है, ऑब्वियसली एक्टिवेट होते हैं मॉलिक्यूल, फिर वो आगे प्रोडक्ट देते हैं रिएक्टेंट से। थर्मल रिएक्शंस ना हमेशा आपकी होती हैं डिक्रीज इन फ्री एनर्जी से, लेकिन फोटोकेमिकल में कई बार क्या होता है कि एनर्जी इंक्रीज से भी रिएक्शन हो जाती है, फॉर एग्जांपल उस एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद जो है ना, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि थर्मल रिएक्शन जो होती है वो नॉन सेलेक्टिव होती हैं, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब कि इसमें सपोज़ हम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का ही एग्जांपल लें तो HCl मिलता है ना। थर्मल में क्या होता है कि दोनों इक्वली सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है, और HCl मिलता है। लेकिन फोटोकेमिकल में क्या होता है कि ये सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, मतलब कि जब आप वेवलेंथ 450 to 500 नैनोमीटर वाली इस इनके ऊपर कर रहे हो ना, इनके ऊपर, ठीक है, फॉल कर रही है जब वो रेडिएशन, ये वाली रेडिएशन, तो इस रेडिएशन को क्लोरीन की एनर्जी ही मैच करती है, ठीक है, या फिर ब्रोमीन की, सॉरी, तो ब्रोमीन की एनर्जी मैच करती है, तो मतलब सिर्फ ब्रोमीन की ही जो एक्टिवेशन होगी, ठीक है। फिर ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन ब्रोमाइड देगा। क्लियर है। अब थर्मल रिएक्शंस का जो रेट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वेयर एज फोटोकेमिकल में जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली इंटेंसिटी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है। क्लियर है।
ओके, नाउ कम्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि सब्सटेंस के ऊपर अगर रेडिएशन फॉल करती है तो कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक करता है, कुछ ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो मतलब कि जो इनिशियल आई नॉट इज इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ दिस रेडिएशन वो किसकी इक्वल होएगी, जो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड लाइट की है प्लस जो ट्रांसमिटेड की है जो प्लस रिफ्लेक्टेड की है। ठीक है, तो ये जो इनिशियल इंटेंसिटी होएगी, ठीक है, इनकमिंग रेडिएशन की, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसलिए हम रिफ्लेक्टेड को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो आपकी इनकमिंग रेडिएशन है वो किन के ऊपर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन प्लस इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ठीक है, अब ना इस रिलेशन को एक्यूरेटली स्टडी करने के लिए ना दो फोटोफिजिकल लॉज के अंडर इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, आप सब ने पहले भी पढ़े होंगे लैम्बर्ट के बेयर एंड लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, सॉरी, बेयर लैम्बर्ट लॉ के अंडर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, लैम्बर्ट लॉ ने बेसिकली क्या कहा, उसने बोला कि ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है ना ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। किसकी थिकनेस, किसी मीडियम की जिसमें से लाइट को पास करवाना है। ठीक है, और उसमें बेयर लॉ ने क्या बोला कि जो आपकी ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है ना ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है जिसमें से रेडिएशन को पास करवाना है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस लैम्बर्ट लॉ, रेट एट विच द इंटेंसिटी डिक्रीजेज विद द थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब देखो उसने क्या बोला था कि जब इंटेंसिटी किसी भी मीडियम जिसकी कोई भी थिकनेस है उसमें से पास करती है ना तो इंटेंसिटी क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटेंसिटी रिड्यूस ही करेगी। ठीक है, तो अब ये इंटेंसिटी जो रिड्यूस्ड इंटेंसिटी है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस थिकनेस, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की। तो वो जो चेंज इन आएगा ना, चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट के लगा दिया। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं dx को ऊपर ले जाऊँ और i को नीचे ले आऊँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, माइनस di/i इज इक्वल्स टू k dx। ठीक है, तो देख लो ये ऐसे करके बन जाएगा, di/i इज इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स। ठीक है, di क्या है आपकी डिक्रीज इन इंटेंसिटी जब उसको मीडियम में से पास करवाया, आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, के आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है और dx क्या आपका थिकनेस ऑफ द मीडियम। ठीक है, जिसमें से उसको पास करवाया। ठीक है, तो अब देखो अगर तो आपकी थिकनेस ज़ीरो है मतलब इंटेंसिटी ये जो है ये आपकी इंसिडेंट की होगी हमेशा आई नॉट। अगर आपकी थिकनेस आती है मतलब कोई ना कोई थिकनेस में से उसको पास करवाते हो तो ये जो आपकी आई नॉट है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, आई में। ठीक है, तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब होल पार्ट को कंसिडर करना। ठीक है, तो मतलब ये पहले इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, अब इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, आई हो गई। ठीक है, पहले थिकनेस ज़ीरो थी जब पास नहीं करवाया था। ठीक है, जब पास करवा दिया तो थिकनेस क्या हो गई, एक्स हो गई। ठीक है, तो अब देखो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1/x। ठीक है, तो मतलब 1/x को भी तो मैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिख सकती हूँ ना, मतलब ये 1/i को मैं लॉग ऑफ i लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो मतलब इसकी इंटीग्रेशन आ गई ये। अब के तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, dx के साथ मतलब x कौन आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देनी, अपर लिमिट क्या i और लोअर लिमिट आई नॉट, मतलब इसमें नेचुरल लॉग ऑफ i माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसमें से भी ऐसे ही के तो कांस्टेंट है, x माइनस ज़ीरो, अपर लिमिट x है और लोअर लिमिट ज़ीरो है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ m/n। मतलब जब दो टर्म्स लॉग की माइनस हो रही होती है तो लॉग दोनों में डिवाइड हो जाता है, मतलब लॉग i बाई लॉग आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू के एक्स आ जाएगा। क्लियर है, एक बात और, लॉग एक्स किसके इक्वल होता है, सपोज इधर कोई भी फंक्शन है एक्स। ठीक है, जब आप ई वाला लॉग उधर लेके जाते हो ना तो ये ई की पावर बन जाता है। ठीक है,
हमेशा याद रखो, जब आप लॉग लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाते हो तो वो ई की पावर, मतलब जो भी फंक्शन होता है वो ई की पावर में आ जाता है, ठीक है। इधर लॉग था, अगर इस लॉग को उधर लेके जाऊँ तो ये ई की पावर में के एक्स माइनस के एक्स जो है वो ई की पावर में आ जाएगा। क्लियर है। अब आई नॉट को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो मतलब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरा लैम्बर्ट लॉ का, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है कि ये जो आपकी इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, विद दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड विद दिस, ठीक है। ओके, तो अब अगर मेरी इक्वेशन नंबर 3 वाली कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। इसको मैं एज सच इधर लिख दूँ, लिख दिया। जब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करा, इसको उधर ले गए, डिवाइड हो गए इधर माइनस के एक्स के साथ, माइनस के एक्स ओवर 2.303। अब के भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट्स को मैं इकट्ठा करके लिख दूँ माइनस के डैश, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। ओके, अब नेक्स्ट मैं इसको लिख दिया माइनस के डैश एक्स, ठीक है। अब ये लॉग अगेन अगर उधर गया तो अब क्योंकि देखो अगर नेचुरल लॉग को उधर लेके जाते तो वो ई की पावर बन जाता है, लेकिन अगर लॉग को लेके जाते तो वो 10 की पावर बन जाता है। क्लियर है। अब ये लॉग है, लॉग उधर जाएगा तो ये 10 की पावर में आ जाएगा माइनस के एक्स, ठीक है। तो आई की वैल्यू निकाल ली, आई नॉट उधर गया, मतलब ये एक और एक्सप्रेशन आ गया आपका लैम्बर्ट लॉ के लिए, ठीक है। अब अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट डैट इज के डैश, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है तो वो कैसे देखोगे। अब देखो, इसमें से के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस भी उधर चला जाएगा, एक्स इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब 1/x आ जाएगा, तो -1/x लॉग आई ओवर आई नॉट। क्लियर है। ओके, अगर माइनस हटाना है तो हमेशा रेसिप्रोकल कर दो, मतलब I/I नॉट है तो ये I नॉट बाय आई हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर मैं इस सारी टर्म को 1 कंसिडर कर लूँ, इफ़ लॉग आई नॉट बाई आई इज इक्वल्स टू 1, अगर ये 1 हो जाएगा तो मतलब के किसकी इक्वल हो गया, 1/x की इक्वल हो गया, ठीक है। तो मतलब है यू कैन डिफाइन एक्सटेंशन कॉफिशेंट या मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशेंट एज द रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस। एक्स क्या थी, थिकनेस, ठीक है। तो मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अगर इसकी आप टर्म्स को देखो तो देखो ये एक्स क्या है, थिकनेस है ना, थिकनेस किस में होगी, मीटर्स में होगी ऑब्वियसली, तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, मतलब के इज इक्वल्स टू 1/मीटर्स आ जाएगा, 1/मीटर को मैं मीटर इनवर्स लिख सकती हूँ, तो मतलब ये आएगा इसके यूनिट, ठीक है। ठीक है, तो किया कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ 2 एक्सप्रेशंस निकाले। पहला एक्सप्रेशन इसका ई में आया, ई में कब आया, जब हम नेचुरल लॉग ले रहे थे, ठीक है। जब हमने सिंपल लॉग लिया तो ये वाला सेम एक्सप्रेशन 10 के साथ आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब नेचुरल लॉग को मूव करते तो ई की पावर बनती है, जब लॉग को मूव करते तो 10 की पावर बनती है। और ये सारा तो हमने के का एक्सप्रेशन निकालने के लिए किया, मतलब इसको 1 ले लिया तो के इज इक्वल्स टू 1/x आ गया, तो हमें पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द मीडियम, ठीक है। ओके, नाउ कम्स टू बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। फोटो प्रोसेसेस में मतलब 2 टर्म्स हम यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होती हैं, ट्रांसमिटेंस क्या होती है, ट्रांसमिटेंस इज एक्चुअली द रेशो, ठीक है। रेशो किसकी है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट की डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और एब्जॉर्बेंस क्या होती है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस, ठीक है। उसको डिवाइड कर देना, मतलब वो था लॉग ऑफ आपका I/I नॉट, और एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगी, I नॉट बाय आई, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है ना, ठीक है। ओके, नाउ कम्स टू बेयर्स लॉ, ठीक है। लैम्बर्ट लॉ समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब कम्स टू बेयर्स लॉ। बेयर्स लॉ क्या होता है, देखिए बेयर्स लॉ क्या बोलता है कि ये जो आपका चेंज इन इंटेंसिटी है ना विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस, हमने लैम्बर्ट लॉ में सिर्फ ये बोला था कि ये जो चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस आ रहा है ना, वो सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन बेयर लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जिसमें से हमने लाइट पास करवानी है, सिर्फ इतना फर्क है, ठीक है। उसमें प्रोपोर्शनैलिटी हटा के के साइन लिया था, इसमें एप्सिलॉन लेते हैं, ठीक है। उसको एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट बोलते हैं, इसको मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन की वजह से वर्ड आता है, ठीक है। एप्सिलॉन इज योर मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, ठीक है। ओके, ये माइनस साइन उधर ले गए,
फिर हमने क्या किया था, उस केस में भी इंटीग्रेशन की थी, इस केस में भी हमने इंटीग्रेशन करनी है। एक्स की वैल्यू 0 to x जाएगी ऑब्वियसली, एंड आई की वैल्यू आई नॉट टू आई, ठीक है, आई नॉट टू आई 0 to x, ठीक है। इसकी फिर से लॉग आई आ गया, और ये एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स की आ जाएगी, सी भी आपका क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ आई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट, एप्सिलॉन एक्स की भी एक्स माइनस 0, तो ये एक्स हो जाएगी, ठीक है। और ये अगेन नेचुरल लॉग ऑफ एम माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन, नेचुरल लॉग ऑफ एम बाई एन, क्लियर है। अब लॉग उधर गया तो ये ई की पावर में बन जाएगी, तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर बियर्स लॉ, ठीक है। लैम्बर्ट लॉ भी सेम था लेकिन उसमें कंसंट्रेशन नहीं थी, बियर लॉ में कंसंट्रेशन आ रही, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट, ये ना एक तरह का क्वेश्चन भी बनता है आपका कि आपने शो करना है कि हमने क्या बोला कि इंटेंसिटी हमेशा क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, जब वो मीडियम में से पास करती है, ठीक है। अब हम शो करेंगे कि वो कैसे पास करती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखना जरा अपनी, ये वाली है, इस इक्वेशन को मैंने उठाना है, ठीक है। ये आ गई वो वाली इक्वेशन, लॉग को पहले, नेचुरल लॉग को पहले लॉग में कन्वर्ट किया 2.303 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर ये 2.303 को इधर ले गए तो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसको मैं एप्सिलॉन डैश लिख दूंगी, दैट इज मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अगेन, ठीक है। तो अगर लॉग को उधर लेके गए तो ये सारा 10 की पावर में हो जाएगा ना, ठीक है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं प्लॉट करती हूँ इसका विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, ठीक है, इसका विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन अगर हम प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे अगर आप देखते हो तो हायर कंसंट्रेशन पे एक डेविएशन आती है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि जैसे आपकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, एक कर्व जो है उसमें डेविएशन आ रही है, ठीक है। बेयर्स लॉ में डेविएशन आ रही है हायर कंसंट्रेशन, क्लियर है। आगे इसकी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस इसकी क्या है कि ये सिर्फ हमने सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए पढ़ा है ना, तो ये लॉज जो हैं ये सिर्फ वैलिड है मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, ठीक है। या फिर ये जो लॉज हैं ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल्स हैं। हायर कंसंट्रेशन पे ये क्या करते हैं, डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही जो हम इसको बोल सकते हैं कि ये वैलिड है, ठीक है। क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एब्जॉर्प्शन बैंड जो आपका वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ विजिबल से आगे चली गई तो फिर हम इनको पढ़ नहीं पाएंगे, फोटोकेमिस्ट्री आपकी वहाँ पे जो है वो मतलब स्टडी नहीं हो सकती, ठीक है। आगे जैसे उसमें पढ़ा था हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस के का, इधर पढ़ना है कौन से वाले कांस्टेंट का, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का, दैट इज एप्सिलॉन डैश का फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो पढ़ने के लिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली, उधर के की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 1/cx, ठीक है। इस सारे को क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बना, कंसंट्रेशन को भी 1 मान लिया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बना, 1/x, ठीक है। तो 1/x से आप क्या डिफाइन कर सकते हो कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी टू 1/10। अब 1/10 कैसे आया, अगर इसको हमने 1, ठीक है, माना ना, अज्यूम किया, इसको 1 अज्यूम किया, तो ये उधर जाएगा, लॉग लॉग उधर जाता है, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, आई नॉट बाई आई इज इक्वल्स टू 10 की पावर 1, ठीक है। तो 10 की पावर 1 मतलब वो 10 ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ से अगर आपने आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आई को इधर ले जाओ, 10 को इधर ले आओगे, तो मतलब ये आ गई आपकी 1/10 की आपकी जो इंटेंसिटी है, जब आप उसको लाइक सोल्यूशन में से या किसी भी मीडियम में से पास करवाते हो जिसकी थिकनेस जो है और जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो मतलब इंटेंसिटी जो है वो कितनी रिड्यूस करती है, 1/10 रिड्यूस करती है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ यूनिट्स पे, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की यूनिट्स अगर हम देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। इसके एसआई यूनिट्स पढ़ें अगर, ठीक है, एसआई यूनिट्स इसके कैसे आएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके एसआई यूनिट्स देखें तो हमारे पास क्या आता है, देखो दिस इज इक्वल, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/x था, ठीक है। तो 1/x